हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 22 है और 9th क्लास के है सोशल साइंस से। और ये हमारी हिस्ट्री की बुक से सेकंड चैप्टर अब की बार लिया गया है। पहला जो चैप्टर था हमारा फ्रांसीसी क्रांति थी और सेकंड चैप्टर हमारा समाजवाद, यूरोप में जो समाजवाद है और जो रूसी क्रांति है उस पर आधारित है। तो यहाँ पर आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम किस पर बात करेंगे? समाजवाद पर। हमारी जो वर्कशीट की डेट है वो 25 अगस्त है। यहाँ स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है और हमें क्या सीखना है। समाजवाद, ये है यहाँ पर समाजवाद। समाजवाद का अर्थ, अब जो समाजवाद शब्द यहाँ लिया गया है उसका क्या अर्थ है, वो हमें क्या बताना चाहता है। इस शब्द का प्रयोग अलग अलग समय, ये जो शब्द है समाजवाद शब्द, इसका प्रयोग अलग अलग समय के माध्यम से स्थान और लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भ में किया जाता रहा है। कि जो समाजवाद शब्द है उस शब्द का प्रयोग लोगों के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग स्थानों पर, और जो उनके उद्देश्य हैं वो भी अलग अलग थे। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसका समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है। जो समाजवाद है वो हमें क्या बताता है कि जो आर्थिक और सामाजिक विषय हैं उन पर विचार करते हुए, उन पर बातें करते हुए, जो धन संपत्ति के स्वामित्व है कि जो धन संपत्ति लोगों के पास है वो किसी एक निजी व्यक्ति के हाथों में ना होकर पूरे समाज के लोगों के पास उसका अधिकार होना चाहिए, या फिर किसी राज्य की सरकार के पास उसका स्वामित्व होना चाहिए, और उनके वितरण को समझाता है। कि जो इसमें क्या बताना चाहता है कि जो समाज है उसमें क्या है, जो पूंजीपति मजदूर और पूंजीपति वर्ग है, मजदूर और पूंजीपति वर्ग में जो वर्ग संघर्ष बढ़ा हुआ है, किस कारण से बढ़ा हुआ है कि जो पूंजीपति हैं उनके पास निजी संपत्तियां हैं और उन अपनी निजी संपत्तियों पर वो मजदूरों को काम पे लगाते हैं और मजदूरों के द्वारा ही उनकी निजी संपत्ति पर उत्पादन होता है, उत्पादन से उन्हें मुनाफा होता है। तो उस मुनाफे का वो क्या करते हैं, अपने धन का संचय करते हैं, उसको जोड़ कर रखते हैं। लेकिन उस उत्पादन को बढ़ाने वाला कौन है? मजदूर है। तो मजदूरों का मानना ये है कि जो निजी संपत्ति है उससे सिर्फ किसका लाभ हो रहा है? जो पूंजीपति हैं उनका लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मजदूर वर्ग क्या है, वो पीछे की तरफ रह रहा है, उसे इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो उनका मानना है कि जो निजी संपत्तियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो संपत्तियाँ हैं उसके ऊपर किसका अधिकार होना चाहिए? या तो पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए या फिर किसी राज्य सरकार का अधिकार होना चाहिए। तो अब हैं समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं कि जो समाजवाद है वो हमें क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पर है समाजवाद की विशेषताएं। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है कि जितनी भी जो निजी संपत्तियां हैं जो किसी एक आदमी के अधिकार में है उन सभी का विरोध करता है। वो किसका पक्ष चाहता है? यहाँ पर पूरे समाज का वहाँ पर अधिकार हो या फिर किसी राज्य सरकार का अधिकार हो। यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? पूंजीवाद के और मुक्त व्यापार के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट में है। थर्ड है हमारी, इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। कि जो भी उत्पादन होता है या जो भी वितरण होता है, जो बांटना होता है या चीज़ों का उत्पादन होता है, वो किसके लिए होना चाहिए? पूरे समाज के लिए होना चाहिए, या उसके ऊपर किसका अधिकार होना चाहिए? किसी राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। यहाँ अधिकार की बात की गई है। समाजवाद में राज्य और नागरिक के कर्तव्यों व अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है। कि जो समाजवाद है उसमें जो राज्य है और जो नागरिकों के कर्तव्य हैं और जो उनके अधिकार हैं उन पर भी विचार किया गया है। अब है यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियाँ। जो समाजवाद आया है उसकी क्या सिचुएशन रही हैं कि जिसके कारण यूरोप में समाजवाद की ये सिचुएशंस आई। नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना। कि जो फ्रांसीसी क्रांति आई थी उसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरा समाज था उसमें समानता की भावना फैली, बंधुत्व की भावना आई, लोगों में भाईचारा बढ़ा, आपस में वो एक दूसरे की जो इमोशंस फीलिंग्स थी उनको समझने लगे। न्याय जैसे जो विचार थे वो पूरे यूरोप में फैलने शुरू हो गए थे। सामंतवाद का कमज़ोर होना, जो सामंतवाद था वो क्या हो गया? कमज़ोर हो गया, और नए राष्ट्रों का उदय की भावनाएं यहाँ पर बढ़ने लगी कि जो सामंतवाद था उसको ख़त्म किया जाए और नए राष्ट्र का निर्माण किया जाए। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ा। जो औद्योगिक क्रांतियाँ आई जिसके कारण काफ़ी सारे उद्योग धंधे बढ़े
उसमें क्या हुआ, जो मज़दूरों की संख्या थी और उनकी जो अवस्थाएं, जो सिचुएशन थी, उनमें काफ़ी बदलाव के साथ जो पूंजीपति के साथ था उनका वर्ग संघर्ष बढ़ा। वो किस कारण से बढ़ा था? उनका क्या मानना था कि यहाँ पर पूंजीपति का निजी संपत्ति पर अधिकार न होकर पूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। विज्ञान की नवीन खोजों, जो टेक्नोलॉजी की नई, जो साइंस द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई और यातायात के साधनों में जो विकास हुए, उनके साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेज़ी से उदय हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जो नई खोजें हुई और यातायात के साधनों का विकास हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, व्यापार हमारा बढ़ा और जो मध्यम वर्ग था उसका इसमें बहुत विकास हुआ है। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, हीगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव। अब यहाँ पर जो था, ये समाजशास्त्री थे, इनके विचारों को काफ़ी महत्व दिया गया। अब है यूरोप में बदलते हालात की, यूरोप में हालात जो थे वो कैसे बदले। यहाँ पर ये 3 विचारधाराओं वाले लोग हमारे सामने प्रस्तुत है। पुरातनवादी, कंजर्वेटिव, जो क्या मानते थे, जो पुराने शासन तंत्र, राजतंत्र और सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक थे। ये कैसी व्यवस्था के समर्थक थे? जो राजतंत्र था, जो शासन तंत्र था, उसमें राजतंत्र, जो राजा का शासन होता था, और सामंतवादी, जो सामंत छोड़ दिए जाते थे, वैसी राज व्यवस्था के समर्थक थे, वैसी राज व्यवस्था को अपनाना चाहते थे। रेडिकल, आमूल चूल परिवर्तनवादी, आबादी में बहुमत के आधार पर, कि जो जनसंख्या है उसमें बहुमत के आधार पर कि वोट डाली जाए और जिसको अधिक वोट मिले उसी के आधार पर शासन चाहते थे। कि मान लो 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों में से जिसको अधिक वोट मिले वो शासन करे। सभी प्रकार के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। जो लोगों के पास विशेष अधिकार थे उनको ख़त्म करना चाहते थे। संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका विरोध करते थे। कि जो संपत्ति, जैसे कुछ विशेष लोग जो पूंजीपति वर्ग थे या उच्च वर्ग के लोग थे, या जो हमारी पहली वाली क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उसमें जो लोग थे वो 3 स्टेट में बटे हुए थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो संपत्ति थी उसका वो विरोध करते थे कि जो कुछ लोगों के पास होती थी। वही चाहते थे कि सारी समाज में जो विकास होना चाहिए वो सब का इक्वल होना चाहिए। अब है उदारवादी, लिबरलवादी। वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वंश आधारित मतलब राजा के बाद उसका पुत्र राजा बन जाता है, फिर उसका पुत्र राजा बन जाता है। तो जो वंश आधारित शासक था उसको अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। न्यायपालिका के द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे। न्यायपालिका मतलब यहाँ पर कानून की सहायता से जो शासन व्यवस्था थी उसकी वो अपनाना चाहते थे। शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। कि जो शासन है उसको धर्म के आधार पर ना नियंत्रित किया जाए बल्कि संविधान के द्वारा उसको नियंत्रण में किया जाए, तो वो इसी के समर्थक थे। उसके बाद है पेरिस कम्यून का गठन, जो कि मजदूर कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था। कौन सा था प्रथम विशाल संगठन? पेरिस कम्यून का गठन किया गया, जो मजदूर कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था। जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ, जहाँ खूब गर्मा गर्म बहसें हुआ करती थी। वहाँ पर क्या था, लोग इकट्ठे हुआ करते थे और आपस में चर्चा किया करते थे। महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में आने लगी थी। और जो महिलाओं की स्थिति क्या थी, पहले वो बेहतर नहीं थी, अब वो भी सार्वजनिक जीवन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी थी। अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं एक बार उनको देख लेते हैं। समाजवाद में किन बातों पर विचार किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है, समाजवाद में आर्थिक सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाया गया है। कि जो समाजवाद था वो किसके बारे में बात कर रहा था? कि जो आर्थिक लाभ हो रहे हैं और समाज में जो धन संपत्ति के स्वामित्व की बात है और उसके वितरण की बात है, वो किसके पास होनी चाहिए? पूर्ण समाज के पास होनी चाहिए, ना कि किसी एक पूंजीपति या निजी लोगों के पास हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है? यहाँ पर है समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है,
समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात करता है कि जो धन है और जो उत्पादन के साधन है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, या तो समाज का अधिकार होना चाहिए या फिर किसी राज्य सरकार का अधिकार होना चाहिए, जबकि किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। यहाँ पर पूछा गया कि सिचुएशंस ऐसी थी जिसके कारण जो समाजवाद समर्थक विचार थे वो फैले। तो यहाँ पर हमें परिस्थितियों के बारे में बताना है। तो ये जो परिस्थितियाँ थी वो कौन कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जिसके कारण जो अलग अलग समर्थक थे वो विचार आने लगे। सामंतवाद का कमज़ोर होना, जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण जो मजदूर और पूंजीपति वर्ग थे उनके बीच में संघर्ष बढ़ गया था, जिसके कारण से ये जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं और जिसकी वजह से हमारे जो लोग थे वो इन विचारों के समर्थक हो गए थे, समाजवादी विचारों के समर्थक हो गए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको क्या बताना है, आमूल परिवर्तनवाद और लिबरल उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे, इनमें सिर्फ दोनों में डिफरेंस बताना है। तो ये दोनों के दोनों 4 का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ये है रेडिकल वाला और ये उदारवादी, दोनों में सिर्फ डिफरेंस बताना है। तो दोनों को आपको एक साइड में आमूल वाला लिखना है और दूसरी साइड में ये वाला लिखना है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, कि जो मजदूर थे और जो पूंजीपति थे उनके बीच में जो संघर्ष बढ़ गया था उसके क्या रीजंस थे, उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कि मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण निजी संपत्ति थी, कि जो संपत्ति थी वो कुछ लोगों के पास थी जिसके कारण लाभ भी कुछ लोगों को ही होता था, क्योंकि निजी संपत्ति से उत्पादन लाभ केवल पूंजीपतियों को होता था। जो निजी संपत्ति थी उस पर काम कौन करते थे, मजदूर करते थे, लेकिन जो लाभ होता था वो किसको होता था, पूंजीपति को होता था। मजदूरों का मानना था कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का या राज्य सरकार का अधिकार होना चाहिए, कि जो भी उत्पादन के साधन हैं और वितरण के जो साधन हैं उस पर पूर्ण समाज का या फिर किसी राज्य सरकार का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और यदि आपको अच्छे से समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें।